वेलकम टू द चैनल ऑफ फैक्ट्री होलिक्स। तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि नबार्ड ग्रेड ए के लिए है। नबार्ड ग्रेड ए, और जहां भी करेंट अफेयर ओरिएंटेड एग्रीकल्चर के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे आईबीपीएस एफओ में भी पूछ लेता है, पूछने को तो इजी टीए में भी पूछ लेता है, तो आने वाला सर एग्जाम किन सुपरवाइजर का है तो वहां भी पूछ सकता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सवाल हैं वो इकोनॉमिक सर्वे 2026 का है। 26 से डाटा लिए गए हैं, और जो लाइव स्टॉक रिसेंट का 20th लाइव स्टॉक सेंसस है वहां से सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज contribute nearly one fifth of India's national income but account for what share of country's workforce। मतलब इसमें पूछ रहा है कि कितना शेयर ऑफ कंट्री का वर्कफोर्स एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में काम करता है। तो ऑप्शन है 32.5%, 39.8%, 46.1%, 52.4%। तो आंसर यहाँ जाएगा 46.1%। तो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, उसके अकॉर्डिंग जुलाई 2023 से जून 2024 के बीच में जो एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज में 46.1% इंडिया का वर्कफोर्स काम करता है। ठीक है, लेकिन वो कंट्रीब्यूट करता है बस 1/5 ऑफ ही नेशनल इनकम को। व्हाट वाज दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज डिकेडल एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2016 से फाइनेंशियल ईयर 25, जो कि हाईएस्ट रहा है अमॉन्ग द डिकेड। जितने भी अभी तक डिकेड्स मतलब दशकीय जो वृद्धि है सबसे ज्यादा रही है एग्रीकल्चर में फाइनेंशियल ईयर 16 से 25 के बीच में। और उसका ये तो पहले कितना रहा है एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, उसके बाद पूछ रहा है विच एलाइड एक्टिविटी लेड दिस ग्रोथ, और कौन से एलाइड एक्टिविटी एग्रीकल्चर में इस ग्रोथ में अग्रणी भूमिका में थे। तो आंसर यहाँ जाएगा 4.45% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रहा है डिकेडल। ये है डिकेडल दशकीय डिकेडल ग्रोथ रेट। और इसमें जो फिशिंग और एक्वाकल्चर का जो ग्रोथ रेट रहा है वो रहा है 8.8%। तो पूछ ये भी सकता है। और लाइव स्टॉक का रहा है 7.1%। ये चीज बताया हुआ है। कह रहा है कि इंडिया का जो एनपीके रेशियो है, फर्टिलाइजर यूज रेशियो है, चेंज हो गया है। वो कितना चेंज हुआ है, और जो एग्रोनॉमिकली रिकमेंडेड रेशियो है वो कितना है। तो देखो, पहले से खराब होके वो हो गया है 10.9:4.1:1 23-24 में। इकोनॉमिक सर्वे का सवाल है। 2009-10 में 4:3.2:1 था एनपीके रेशियो, और रिकमेंडेड जो रेशियो है वो 4:2:1 है। तो ये आंसर जाएगा। जो पीएम धन धान कृषि योजना अप्रूव्ड हुआ था जुलाई 2025 में, उसके लिए कौन सा यहाँ स्टेटमेंट सही है, यही सवाल है। इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पीएम धन धान कृषि योजना के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक 1 ईयर इमरजेंसी रिलीफ पैकेज प्रोग्राम है, नहीं भाई ये ऐसा नहीं है, ये काट दीजिए। ये सब्सिडी स्कीम लिमिटेड टू व्हीट एंड राइस प्रोक्योरमेंट के लिए है, ऐसा भी नहीं है, ये भी कट जाएगा। ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है, ऐसा भी नहीं है। ये 6 साल के लिए प्रोग्राम चलाया गया है जिसमें 100 डिस्ट्रिक्ट्स चुने जाएंगे, जिसमें 36 स्कीम 11 मिनिस्ट्रीज मिलकर इंप्लीमेंट करेगी। इसका जो जो 100 डिस्ट्रिक्ट जो चुने जाएंगे उसमें इंश्योर किया जाएगा कि हर स्टेट से एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट लिया जाए, और उनके चुनने का जो आधार रहेगा वो रहेगा लो प्रोडक्टिविटी, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी, और लिमिटेड क्रेडिट एक्सेस। ये 3 में जो सबसे नीचे रहेगा उनको चुना जाएगा। इसमें 36 एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स हैं, जो 11 डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज उसको इम्प्लीमेंट करती हैं, स्टेट और सेंट्रल मिलाकर, वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगी एक साथ पीएम धन धान के। इसके तहत एक डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान भी बनाया जाएगा। जो वीबी अंडर द वीबीजी
रामजी एक्ट जो रिप्लेस किया है मनरेगा को, उसमें जो रिवाइज लीगल गारंटी अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट का है वो कितना है पर रूरल हाउस होल्ड। देखो एमजी नरेगा का था 100 डे का, तो इसको रिप्लेस करके वीबीजी रामजी आया है। आप लोग इसको इसका फुल फॉर्म कमेंट में लिखेंगे, इसका क्या है फुल फॉर्म, वीबीजी रामजी का। और इसने रिप्लेस करके 100 डेज को रिप्लेस करके 125 डेज का लाया है। और इसके लिए हमने वीबीजी रामजी पे एक अलग से एक वीडियो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें कि वीबीजी रामजी को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये एक्ट है क्या, इसके क्या क्या फीचर्स हैं। आप लोग जाके उसको, अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो उसको भी जाके जरूर देखें। तो 125 दिन कर दिया गया है रिवाइज लीगल गारंटी अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए पर रूरल हाउस होल्ड। यहाँ पे ये एमजी नरेगा को रिप्लेस किया था। इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025। और इसमें एक 60 डेज का पॉज विंडो है, जिसमें कि काम नहीं मिलेगा कब, पीक सोइंग और हार्वेस्टिंग पीरियड में, जिससे कि लेबर का शॉर्टेज ना हो खेती करने के लिए। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स इज बिल्ड ऑन हाउ मेनी इंडिकेटर्स एंड अक्रॉस हाउ मेनी लोकलाइज एसडीजी थीम्स। तो इसमें जो है कितने इंडिकेटर्स होंगे, वो होंगे 435 इंडिकेटर्स होंगे और 9 लोकलाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसके थीम्स रहेंगे, एसडीजी थीम्स रहेंगे। और इसमें क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये जो पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स है उसको डेवलप किया गया है। इसमें 435 लोकल इंडिकेटर्स रहेंगे, 331 मैंडेटरी है, 104 ऑप्शनल है। इसके तहत 2.5 लाख ग्राम पंचायत को एसेस किया जाएगा। और इसमें 9 जो थीम है, पॉवर्टी फ्री पंचायत से लेकर इनहांस लाइवलीहुड करना है और वुमेन फ्रेंडली पंचायत करना है। तो इसमें 9 थीम है, वो वहां से सवाल पूछ सकता है। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि 9 थीम कौन कौन से हैं। इसमें एक चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत भी है, पॉवर्टी इरेडिकेशन के बारे में बात किया गया है, लाइवलीहुड के बारे में बात किया गया है, वाटर इक्विप पंचायत के बारे में बात किया गया है। तो 9 ऐसे थीम्स हैं। तो 435 इंडिकेटर्स नहीं पूछेगा, लेकिन 9 थीम के बारे में पूछ सकता है। अंडर द जल जीवन मिशन, हाउ हैज द रूरल टैप वाटर कवरेज चेंज्ड। जब से लॉन्च हुआ है तब से रूरल टैप वाटर कवरेज में चेंज कितना हुआ है, कितने लोग के यहाँ पहले टैप वाटर था, अब कितने लोग के यहाँ टैप वाटर है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला सवाल तो यहाँ ये है कि जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था, एक सवाल यहाँ से बनता है। तो देखो जब ये लॉन्च हुआ था उस समय 3.23 करोड़ हाउस होल्ड्स के यहाँ टैप वाटर कनेक्शन था। अपने उद्घाटन के समय में ये स्थिति थी। आज के डेट में अगर देखा जाए 20 नवंबर 2025 का जो डाटा है इकोनॉमिक सर्वे में दिया है, 15.74 करोड़ हाउस होल्ड्स के पास टैप वाटर कनेक्शन है। मतलब वो कंसीडर कर लीजिए 81.31% जो हाउस होल्ड्स हैं वहां टैप वाटर कनेक्शन है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अंडर द, इसमें पहला सवाल तो यही पूछेगा कि अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। जब इसका उद्घाटन हुआ था उस समय 3.23 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स हैड टैप वाटर कनेक्शन। बाई 20 नवंबर 2025 कवरेज बढ़ गया 15.74 करोड़ हाउस होल्ड में, मतलब 81.31 करोड़ हाउस होल्ड। और WHO का कहना है, WHO की स्टडीज बताती है कि इससे 5.5 करोड़ आवर्स डेली बचता है लोगों को पानी लाने, इकट्ठा करने, भरने, इन सब चीज़ों से उनका टाइम बचता है। और इससे जो भी पानी इधर उधर से लाते थे लोग दूर जाकर, कोई भी उसका कोई सोर्स नहीं था, तो उस कारण जो 4 लाख डायरियल जो डेथ्स होते थे वो कम हुए हैं, उनको रोका जा सका है। तो ये भी पूछ सकता है कि WHO एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग कितना आवर्स बचा लिया गया है और कितने डेथ्स को, डायरियल डेथ्स को रोक दिया गया है।
तो यहाँ से एक सवाल एक हुआ, यहाँ ये दो सवाल हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये एक क्वेश्चन से 4 सवाल आपके बन रहे हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च हुआ था विद फाइनेंसिंग ऑफ हाउ मच, मतलब इसका फाइनेंशियल आउटले पूछ रहा है फाइनेंशियल एड 21 से फाइनेंशियल एड 26 के लिए। तो यहाँ आंसर जाएगा 1 लाख करोड़। ये प्रोवाइड करता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेप्थ फाइनेंसिंग फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स विथ इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी सपोर्ट। ठीक है, कब आया था, लॉन्च कब किया गया था, 2020 में, विथ 1 लाख करोड़ फाइनेंशियल आउटले। What is the primary role of custom hiring center established under the sub mission on agriculture mechanization? जो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंडर में कस्टम हायरिंग सेंटर को का प्रावधान है, उसके तहत कौन से इसमें से जो ऑप्शन है वो सही है। हायरिंग सीजनल लेबर कस्टम हायरिंग सेंटर से करेंगे, ये तो कट गया। डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री सीड्स एंड फर्टिलाइजर, कहीं से उसका तुक नहीं बैठता है। रिक्रूटिंग एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर को भी हमें रिक्रूट नहीं करना है। इसमें है प्रोवाइडिंग कलेक्टिव एक्सेस टू अफोर्डेबल फार्म मशीनरी, सबको अवेलेबल हो जाए। In the context of National Mission on Sustainable Agriculture, what does Rainfed Area Development focus on? Rainfed Area Development अंडर द नेशनल मिशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक रेनफेड एरिया डेवलपमेंट का वो है, वो किस पे फोकस करता है? इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे, हाँ इसी पे करता ही है, एकीकृत खेती पे। एलिमिनेशन ऑफ ऑल ग्राउंड वाटर, एलिमिनेशन थोड़ी रिचार्ज होगा ना ग्राउंड वाटर का, ये कट गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव डैम कंस्ट्रक्ट थोड़ी करना है हमको। मैंडेटरी ऑफ केमिकल पेस्ट कंट्रोल, ये भी कट गया, तो आंसर ये जाएगा। एकीकृत खेती जो प्रणाली है उसमें क्या रहेगा? आप हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज, एग्रो फॉरेस्ट्री साथ में कर रहे हैं टू हेल्प फार्मर इन रेनफेड रीजन, जिससे कि उनका इनकम डाइवर्सिफाई हो, रिस्क रिड्यूस हो और रिसोर्स की यूज इफिशिएंसी ना बढ़े, डिपेंडेंट सोनली ऑन, जो कि रिसोर्स इफिशिएंसी बढ़े विदाउट डिपेंडिंग सोनली ऑन इरिगेशन, मतलब बिना इरिगेशन पे ज्यादा डिपेंड हुए और भी चीजें आप करें। What is the minimum support price formula established in 2018 से 19 for agricultural crop? तो मिनिमम जो फिक्स्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 1.5 टाइम द ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। यहाँ पे एक A2 है, एक FL होता है, एक C2 होता है। आप लोग कमेंट में बताइए होता क्या है। और ये जो 1.5 है ना, A2 प्लस FL का 1.5 गुना होता है। और रिकमेंडेशन, और लोग क्यों कह रहे हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको C2 का 50% बढ़ा कर दीजिए। तो इसके लिए भी हमने डिटेल वीडियो लाया है MSP के नाम पे, आप लोग आके हमारे चैनल पे देखें। अगर ये सीरीज आपको अच्छा लगे तो आप लोग एक बार विजिट करिए और बताइए, अच्छा ना लगे तो जो बोलना है बोलिए। What role does अनचक्र ऑप्टिमाइजेशन टूल प्ले इन इंडियाज फूड मैनेजमेंट सिस्टम? इसमें क्या है ना कि आपको ग्रेन सप्लाई चेन के डिसीजन को ऑप्टिमाइज करना है, जिससे कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट घटे और उसका इमिशन घटे। देखो, अनचक्र इज a data driven optimization tool used to streamline the movement and allocation of food grain stock, largely for FCI के लिए है, across the country, helping reduce transportation cost घटे, डिलीवरी टाइम घटे एंड द कार्बन फुटप्रिंट। हम यहाँ से वहां भेज रहे हैं तो इमिशन भी तो घटाना है, कार्बन फुटप्रिंट ऑफ इंडियाज फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अनचक्र ऑप्टिमाइजेशन टूल, ये कहीं भी हम यूट्यूब पे देख नहीं रहे हैं कि मठ साहब लोग पढ़ा रहे हो कि अनचक्र ऑप्टिमाइजेशन टूल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे का ये डाटा है। अनचक्र ऑप्टिमाइजेशन टूल पूछ सकता है। जो देसी प्रोग्राम है इज डिजाइन टू ब्रिज द गैप इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज बाय ट्रेनिंग विच ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर। टीचर को हमको नहीं ट्रेन करना है भैया,
कॉर्पोरेट एक्सपोर्टर्स को भी नहीं ट्रेन करना है, पंचायत हेड्स को भी नहीं ट्रेन करना है, हमको इनपुट डीलर को ट्रेन करना है। देसी का जो फुल फॉर्म है ना वो है डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस फॉर इनपुट डीलर्स। इसमें जो फर्टिलाइजर और एग्री इनपुट्स के डीलर्स हैं उनको ट्रेन किया जाता है, क्योंकि यही मोस्ट फ्रिक्वेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं फार्मर्स के। सबसे पहले जो किसी भी साइंटिफिक क्रॉप प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं वही बताते हैं कि वो उनको इसलिए ट्रेन किया जाए कि वो सही एडवाइस दे सकें सीड रेट के बारे में, फर्टिलाइजर डोजेस के बारे में, पेस्टिसाइड जो बिकता है उसके बारे में। तो यहाँ से ये सवाल भी पूछ सकता है कि देसी का फुल फॉर्म क्या है, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस फॉर इनपुट डीलर्स। अब एक सवाल स्टैटिक का है, हेक्सागोनल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग फ्रूट ट्रीज, व्हाट परसेंटेज मोर प्लांट कैन बी अकोमोडेटेड कंपेयर टू द स्क्वायर सिस्टम? इट इज 15% मोर प्लांट कैन बी अकोमोडेटेड। आंसर ये जाएगा। विच क्रॉप इज नोन एज वाटर सिपिंग क्रॉप? सरगम इज नोन एज वाटर सिपिंग क्रॉप। हाउ मेनी सॉइल हेल्थ कार्ड हैव बीन जनरेटेड सो फार? देखो, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे तो 25 पॉइंट समथिंग करोड़ कार्ड्स ही जनरेट किए गए हैं, लेकिन पीआईबी के रिसेंटली पूछे, रिसेंटली अब तक कितना डाटा, अभी तक कितने सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे जा चुके हैं? तो 26.18 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे जा चुके हैं अकॉर्डिंग टू पीआईबी। ये मार्च का डाटा है, मार्च 2026 का डाटा है। सॉइल हेल्थ कार्ड कब आया था? ये स्कीम भी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है। कितने पैरामीटर्स उसमें होते हैं? 12 पैरामीटर्स होते हैं। आप लोग एक एक करके इस पैरामीटर्स के बारे में अगर लिखें तो और अच्छा लगेगा। विच प्लेटफॉर्म सर्व एज अ सिंगल सोर्स ऑफ वेरीफाइड इंफॉर्मेशन फॉर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना? नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल यही है जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन देता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडियाज नेशनल ग्रॉस वैल्यू एडेड अकॉर्डिंग टू मार्च 2026 पीआईबी रिपोर्ट? मार्च 2026 के पीआईबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना परसेंट, मतलब एक मोटा मोटी आप लोगों को याद होना चाहिए कितना एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है नेशनल जीवीए में, तो वो करता है 18%। Within the agriculture GVA, which sector holds the highest contribution percentage? कितना परसेंटेज जो एग्रीकल्चर में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा हाईएस्ट परसेंटेज कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर जीवीए को? तो वो है क्रॉप सेक्टर। क्रॉप सेक्टर कितना करता है? तो 54.39 करता है, 54.39। ये रट लीजिए लोग। फिशरीज सेक्टर कितना करता है? 7.55 एग्रीकल्चर जीवीए में, 55%। लाइव स्टॉक कितना करता है? 13.87%। ये है, रट लो यार, मतलब इसको बोलेंगे ना, रट लो, पूछ देगा यहां से। What is the specific contribution of livestock sector to the agriculture GVA as per the latest data? लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन टोटल एग्रीकल्चर जीवीए में कितना है? तो हमने इससे पहले बता रखा है 13.87% है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनिमल डंग इन इंडिया फॉर द ईयर 2023-24? तो ये है 92,958 करोड़। जो रिसेंट जो एनिमल हस्बेंड्री की एक हैंडबुक आया है उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है कि जो वैल्यू है एनिमल डंग का, जो भी बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके, वो उसका जो वैल्यू है 2023-24 में 92,958 करोड़ का है। व्हाट इज द इंडियाज ग्लोबल रैंक इन मिल्क प्रोडक्शन, और उसका शेयर कितना है, वो वर्ल्ड टोटल मिल्क का कितना इंडिया कंट्रीब्यूट करता है? तो वो रैंक तो पूरे वर्ल्ड में हम लोग का एक है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का हम 1/4 ही मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज द करेंट पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया? पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो मिल्क है वो है 485 ग्राम्स पर डे, 485 ग्राम्स पर डे।
विच स्टेट लीड्स इन मिल्क प्रोडक्शन विथ अ शेयर ऑफ 15.72? सबसे ज्यादा जो मिल्क जो प्रोडक्शन होता है वो 15.72%, जो टोटल मिल्क प्रोडक्शन का 15.72% उत्तर प्रदेश करता है। वो लीडिंग स्टेट है उत्तर प्रदेश। तो यही पूछ सकता है कि सबसे उसका शेयर कितना है लीडिंग स्टेट का, तो 15.72 है, और सबसे लीड जो कर रहा है उत्तर प्रदेश है। विच एनिमल ग्रुप हैज द हाईएस्ट शेयर इन टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया? टोटल मिल्क प्रोडक्शन में हाईएस्ट शेयर कौन से ब्रीड का है? तो वो इंडिजिनस ब्रीड ऑफ बुफेलो का है। इंडिजिनस ब्रीड ऑफ बुफेलो का है। कितना कर लेता है? 31.8%। पूरे मिल्क का 31.8% इंडिजिनस देसी बुफेलो प्रोड्यूस करती हैं। क्रॉस ब्रीड जो कैटल है ना, वो करता है 30.8%। 30.8%। जो इंडिजिनस कैटल है वो करता है 11.20%। ठीक है, और जो गोट करता है वो करता है 3.32%। तो इसको भी एक बार रट लीजिएगा, ये पूछ देगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन इन टोटल मिल्क प्रोडक्शन। What is the total livestock population in India according to the latest report? जो लेटेस्ट रिपोर्ट 20th लाइवस्टॉक सेंसस आया है उसके अकॉर्डिंग जो टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है वो कितना है? जो टोटल लाइवस्टॉक पॉपुलेशन है वो है 536.76 मिलियन। तो 148.88 मिलियन क्या है? ये क्या है ना, गोट का पॉपुलेशन है। बकरी, बकरी इतना है। ये क्या है? ये पोल्ट्री है, पोल्ट्री है। ये क्या है? ये ये क्या है? 303.76, ये बोवाइन है। और बताइए, कमेंट करिए बोवाइन में क्या क्या आता है। इन टर्म्स ऑफ मिल्क यील्ड पर डे, विच कैटेगरी ऑफ मिल्क इज द मोस्ट प्रोडक्टिव इन इंडिया? कौन सा कैटेगरी ऑफ एनिमल है मिल्क यील्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है? तो वो है एक्सोटिक और क्रॉस ब्रीड कैटल। एक्सोटिक मतलब हॉलिस्टन फ्रीजन और जो भी बाहर की नस्लें हैं या क्रॉस ब्रीड है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। व्हाट इज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स पर ईयर इन इंडिया? जो पर ईयर पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग है वो है 149 एग्स। ये 107 नहीं है, ये है 149 एग्स पर ईयर, पर पर्सन अवेलेबल है। व्हाट इज द इंडियाज ग्लोबल रैंक एंड प्रोडक्शन? टन में मीट प्रोडक्शन में कितना है? तो देखो, ग्लोबल जो रैंक है ना वो है फोर्थ रैंक है। पूरे वर्ल्ड में हम चौथे रैंक पे हैं मीट प्रोड्यूस करने में। और कितना टन प्रोड्यूस करते हैं? 10.50 टन प्रोड्यूस करते हैं। व्हाट इज द पर कैपिटा एनुअल अवेलेबिलिटी ऑफ मीट इन इंडिया? देखो, वो है 7.5 kg। तो 7.5 kg मीट पर पर्सन पर ईयर इंडिया में अवेलेबल है। What is the contribution of agriculture sector to India's national gross value added according to the मार्च 2026 PIB रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना है? वो है 18। जो बार बार 1/5 कह रहे थे ना, यही है 1/4, 5/4, हाँ 1/5 हुआ ना। 1/5 मतलब 1/5 से भी कम है, लेस देन 1/5 है, तो 18%। तो इतने सवाल हैं। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ना अच्छा लगे तो बस देख के चलते बनिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।